नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पेनी स्टॉक्स की एक ऐसी प्रेजेंटेशन आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, इस प्रेजेंटेशन के अंदर मैंने 9 पॉइंट्स को कवर किया है और एक स्ट्रेटजी को कवर किया है और मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूं कि इसको देखने के बाद, इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद आपके बहुत सारे डाउट्स मन से क्लियर हो चुके होंगे। बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि ये वीडियो आपकी लाइफ के अंदर एक लाइफ चेंजिंग वीडियो रहे और इसके बाद आपको एक नई दिशा और एक नई दशा का सामना करना पड़ जाए। अब देखते हैं दोस्तों, वो किस तरीके की दिशा रहती है और किस तरीके की दशा रहती है। तो इसको जरा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं आपको। दोस्तों, मैं लेके चल रहा हूँ पेनी स्टॉक्स को। तो सबसे पहले पेनी स्टॉक्स के बारे में बहुत थोड़ी सी बात को समझ के चलिए। वो ये पेनी का मतलब होता है, और देखिए पेनी के स्टेप्स पे मैंने अपना एक कॉन्सेप्ट निकाला है, गुल्लक। दोस्तों, पेनी का मतलब है एक बहुत छोटा सा अमाउंट जिसको हम कभी खर्चे से बचा पाए, या कभी हमारा अगर ये खर्च हो भी जाता तो हम पर कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। इसको हमने पेनी स्टॉक्स का नाम दे दिया। अब दोस्तों, इन्हीं पेनी स्टॉक्स की वजह से देखो, आपके पास में कुछ लोग इसको कॉफी कैन स्ट्रेटजी भी बनाते हैं और कुछ लोग अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल करके चलते हैं। बहरहाल ये सब चीजें अलग अलग है, पर कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड है। मेरे लिए क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है और ये चीज मैं आपको क्यों समझा के चलूं, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। दोस्तों, अगर आप वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं तो जितने भी लोगों ने वेल्थ क्रिएशन किए स्टॉक मार्केट में, तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में वेल्थ क्रिएशन करने वाले बंदे वही थे जिन्होंने हाई के पास में स्टॉक्स को परचेज किया था। ये वो लोग भी नहीं थे जिन्होंने ब्लू चिप कंपनीज के अंदर पैसे को इन्वेस्ट किया था और वो ब्लू चिप कंपनी बहुत ज्यादा ऊपर चली गई। दोस्तों, ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट उस समय के ऐसे स्टॉक्स के अंदर की थी जो स्टॉक उस समय के पेनी स्टॉक थे। आप एग्जाम्पल्स जाकर देख लीजिए और चेक कर लीजिए। राकेश झुनझुनवाला जी के एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे राधाकृष्ण दमानी जी के एग्जाम्पल ले लीजिए, आप वॉरेन बुफे जी के एग्जाम्पल ले लीजिए। ये सभी लोग अपनी एक वेल्थ को क्रिएट कर पाए और वेल्थ क्रिएशन के पीछे इनकी जिस तरीके की साइकोलॉजी, जिस तरीके की स्ट्रेटजी और जिस तरीके की प्लानिंग थी, उनको रीड करके जो मैं समझ पाया और जिसका मैंने खुद भी इस्तेमाल किया, मैं आपको 9 पॉइंट समझाऊंगा। इन 9 पॉइंट्स को डिटेल में समझ के चलते हैं। मेरी प्रेजेंटेशन वन ऑफ द बेस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ माइंड रहेगी और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी रहेगी। बस मैं ये चाहूंगा कि इस वीडियो प्रेजेंटेशन से आप क्या सीख पाए, इसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर सम अप कर जाएंगे। सबसे पहली चीज तो ये आपके एक रिवीजन भी रहेगा। सबसे पहली पॉइंट जो मैं लेके चलूंगा आपके पास में, ये मेरा पहला पॉइंट है। क्या आप इन्वेस्ट करना चाहते हो एक बिजनेस के अंदर, तो आप इसे समझो। आप एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, अगर आप एक सुनार हो तो आप सुनार के बिजनेस को अच्छे से समझते हो और आप इन्वेस्ट करना चाहोगे सुनार के बिजनेस में। दोस्तों, अगर आप टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझते हो, जैसे कि मैं आपको इस चीज को मैंने कहां से सीखा। दोस्तों, हुआ ये कि मैं मेरी धर्म पत्नी के साथ में मार्केट में गया और वहां जाकर मैंने एक बात को ऑब्जर्व किया कि वो ये पता कर रही थी कि यार ये जो मतलब ये पेपर्स हैं, ये पेपर्स कौन सी क्वालिटी के हैं, कौन से पेपर ज़्यादा अच्छे हैं। तो यहाँ उसने जब लोगों से पेपर्स के बारे में बात करनी शुरू करी, ये कौन सा पेपर है क्या है, तो यहाँ मेरे दिमाग के अंदर स्ट्राइक करा कि इस पेपर के बिजनेस वाले को ये तो पता ही होगा कि कौन से पेपर की मार्केट में ज़्यादा डिमांड रहती है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भैया ये एक बात बताओ कि इस समय पर आपके समय ऐसे कौन से आपके पास में पेपर्स हैं जिनकी कीमत एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पर उसके बाद भी आपको मजबूरी में वो खरीदने पड़ते हैं। तो उसने मुझे एक कंपनी का नाम बताया और उसको मैंने दिमाग के अंदर रख लिया। फिर जाकर मैंने देखा कि क्या वो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। तो ये कंपनी अगर स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड है तो देखता हूँ कि क्या सच में इसके शेयर के अंदर कोई चेंजेस आए हैं। तो मैंने देखा कि शेयर के अंदर बहुत ऐसे चेंजेस आए और पेपर स्टॉक्स मेरे पास में फेवरेट उस समय के बन गए। दोस्तों, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको हर चीज बहुत ही जनरल एग्जांपल्स के साथ कनेक्ट करता हुआ चलूंगा, जिससे कि आप लोग भी अपनी रियल लाइफ टाइम में आप उसे कहने के रिलेट कर सको। दोस्तों, दूसरा पॉइंट, व्हाई मोस्ट स्टार्टअप्स गॉट ब्रोक अप आफ्टर थर्ड ईयर। दोस्तों, ये पॉइंट मेरे दिमाग में कहां से आया, देखो मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों, बहुत सारे स्टार्टअप तीसरे साल में जाकर खत्म हो जाते हैं, या बिल्कुल मतलब पैकअप हो जाते हैं, या बिल्कुल नीचे चले जाते हैं, या गर्दिश में जाकर उनके सितारे डूबने लगते हैं। चलो खैर, इसको थोड़ा डिटेल में समझ के चलते हैं। देखो दोस्तों, हुआ ये कि मेरे कुछ दोस्तों ने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया। दोस्तों, स्टार्ट जब उन्होंने किया, मेरे इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा। उन्होंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया, तो जब उन्होंने उस नए बिजनेस को स्टार्ट किया तो वो बिजनेस क्या था, वो बिजनेस था उनका कि यार रात के समय बहुत सारे लोग घर के बाहर होते हैं, तो हम उस कंडीशन में फूड की डिलीवरी करेंगे उनके घर पर, रात को ही करेंगे। मतलब उन्होंने, और उसका नाम भी कुछ ऐसा नाइट नाइट हॉकर्स वगैरह करके कुछ नाम उसका रखा, और उस हिसाब से वो कॉन्सेप्ट लेकर मार्केट के अंदर आए। तो दोस्तों, रात को बहुत बढ़िया खाना उन्होंने आपके पास में डिलीवर करना शुरू करा उन लोगों को जो रात को घर के बाहर होते हैं, या किसी ऑफिस में कहीं जॉब कर रहे होते हैं, या जिनकी नाइट शिफ्ट होती हैं। और दोस्तों, इस तरीके से वो धीरे धीरे ऑफिस के साथ कॉन्टैक्ट करते चले गए। दोस्तों, उन्होंने इसको कंपनी के तरीके से बनाकर चले थे और ये बिजनेस में उनका बड़ा अच्छा फ्लरिश हो रहा था। दोस्तों, मैंने इसको समझने की कोशिश की कि ये जो उनका
उनका आइडिया था, ये तीसरे साल में जाकर मतलब 3 साल मतलब पहले साल बढ़ा, दूसरे साल उनको कुछ अच्छे इन्वेस्टर्स मिले। तो मुझे यह बात समझ में आई कि लोग इन्वेस्ट करके चलते हैं स्टार्टअप्स के अंदर। तो मैंने उनके पहले बिज़नेस को समझा, उनकी दूसरी चीज़ को समझा और तीसरी स्टेज में जब मैं जाकर उनको देखा मैंने, तो मैं ये समझ पाया कि वो अपने बिज़नेस को सँभाल नहीं पाए। मतलब वो जो उनके पास इन्वेस्टमेंट्स आई थी, उन स्टार्टअप्स की जो इन्वेस्टमेंट आई थी, तो मतलब उनके पास एक तरीके का प्रेशर हो गया रिजल्ट्स निकाल कर दिखाने का। उन इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से उनको रिजल्ट निकाल कर दिखाने थे, क्योंकि आप ये समझो, अगर आपको 5 करोड़ रुपए दे दिए जाएँ इंटरेस्ट पर, तो आपके दिमाग में सबसे पहला प्रेशर क्या होता है कि मुझे इंटरेस्ट निकालना है। तो आप वैसे शायद 5 करोड़ रुपए को कुछ कभी खर्च नहीं करते, लेकिन अगर आपके पास वो 5 करोड़ आ गए, तो आपको स्केल अप करने के लिए उन 5 करोड़ रुपए को पूरा यूज़ करना पड़ेगा। इन इसलिए यूज़ करना पड़ेगा जिससे कि आप ये दिखा सको कि यार मैंने इन 5 करोड़ का इस्तेमाल किया क्योंकि मुझे रिटर्न्स निकाल के दिखाने हैं। तो उनके ऊपर एक रिटर्न का प्रेशर था। तो दोस्तों एक ये मैंने इस चीज़ को समझा कि बहुत सारे स्टार्टअप्स तीसरे साल में जाकर क्यों फेल हो जाते हैं, जब उनको आपके पास में मिलने शुरू हो जाते हैं पैसे। तो ये चीज़ मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी। दोस्तों साइकोलॉजी समझा कर चलूँगा और मैं अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट अपने आप में एक तरीके की साइकोलॉजी है। मैं आपको धीरे-धीरे समझा कर चलूँगा। आपको मेरी बातें बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगी और शायद पसंद भी आएँ। और आपको पता ही है कि आपने लास्ट में क्या करना है। अब दोस्तों अगली चीज़ लेकर आता हूँ कि इंडिया के अंदर पेनी स्टॉक्स में लोग ट्रेडिंग क्यों करते हैं? देखो दोस्तों, बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, लेकिन मैं उसके लेजिटिमेट रीज़न्स के बारे में बात करके चलूँगा, जिनको मैं अल्टीमेट मान के चलता हूँ। तो अल्टीमेट रीज़न्स क्या हैं पेनी स्टॉक्स में इंडिया में ट्रेड करने के? सबसे पहली बात तो ये, दोस्तों ये एक तरीके के ऐसे बिज़नेसेज़ हैं जो किसी ना किसी तरीके से ऐसी जगह पर जाकर फँस गए हैं, जिनके साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है। अब दोस्तों ये प्रॉब्लम बहुत से तरीके की ऐसी होती हैं कि कई बार ये सॉल्व हो जाती हैं। और क्या होता है कि हर बिज़नेस की एक साइकिल्स होती हैं। एक बिज़नेस की अप साइकिल भी होती है, तो एक बिज़नेस की डाउन साइकिल भी होती है। अब बिज़नेस की डाउन साइकिल्स में क्या होता है, इन्वेस्टर प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल चुके होते हैं। लेकिन बिज़नेस उस समय पर ऐसी जगह पर आता है कि बिज़नेस को उस जगह से फ्लरिश करना पड़ता है। तो यहाँ मैंने एक बात समझने की कोशिश करता हूँ कि कोई भी बिज़नेस स्टार्टिंग में कैसे ग्रो करता है और वो किस तरीके से स्टार्टअप्स में मतलब फंड्स को अट्रैक्ट करता है। तो उसके पीछे होता है उनका इनोवेटिव आइडिया। अब दोस्तों ये चीज़ मेरे दिमाग में कहाँ से आती है, मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों अगर मैं आपको समझाकर चलता हूँ ओयो के शेयर्स के बारे में, तो देखो ओयो एक ऐसी जगह पर पहुँच गई थी, जहाँ पर ऐसा लगने लगा था कि ये कंपनी शायद बैंकरप्ट हो जाएगी। तो जब ऐसा लगने लगा था कि ये कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी, तब उस कंडीशन में आप देखिए इनके जो फाउंडर हैं रितेश जी, तो मतलब उस कंडीशन में जब मार्केट बिल्कुल मतलब ऐसा लगने लगा था कि ओयो अब बैंकरप्ट हो जाएगी और बैंकरप्सी को फाइल करने वाली है। उन्होंने अपने इनोवेटिव माइंड को यूज़ किया और दोस्तों फिर उसके बाद एक नई लीप को उन्होंने स्टार्ट किया और बहुत जल्द उनका एक आईपीओ होने वाला है और आप ये बात जानते भी हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि मतलब कि ऐसे जहां सबको ऐसा लगने लगता है और बड़े इन्वेस्टर उससे पैसा बाहर निकाल चुके होते हैं, तब उस कंडीशन में कुछ ना कुछ इनोवेटिव आइडियाज होते हैं उस कंपनी के पास में। तो अगर कंपनी पे प्रेशर ना हो, और दोस्तों इस चीज को मैंने और जाकर डिटेल में सीखा। दोस्तों अगर आप जेसी लीवर मोर की बुक्स को पढ़ोगे, जिसे आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं मैं जेसी लीवर मोर की बुक की समरीज भी अपने चैनल पर लेकर आऊंगा। तो दोस्तों जेसी लीवर मोर को अगर आप समझकर चलोगे, पढ़कर चलोगे, तो दोस्तों कई बार ऐसी कंडीशन में वो फंस गए जहां उन्होंने अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर देना ज्यादा अच्छा समझा और उनको ऐसा लगा कि उससे उनके पास एक पीस ऑफ माइंड आएगा और फिर वो उसके बाद फिर दोबारा से एक नई लीप स्टार्ट कर पाएंगे, नया करियर अपने ट्रेडिंग का आगे बढ़ा पाएंगे, एक नए तरीके से कर पाएंगे। तो दोस्तों ऐसी जगह पर तो मैं ये देख के चलता हूँ कि ऐसी कंपनीज जो अब किसी वजह से इन्वेस्टर्स की फर्स्ट चॉइस नहीं है और थोड़ा नीचे की तरफ आ गई हैं, तब उस कंडीशन में किस तरीके के इनोवेटिव आइडियाज के साथ वो सामने आ रही हैं, जिससे आने वाले वक्त में उनका बिजनेस वापस ऊपर आ सकता है। क्योंकि दोस्तों आप ही समझ के चलो, जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं और इन्वेस्टमेंट जब भी वो कर चलते हैं, तो वो हमेशा इनोवेटिव आइडियाज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। एक बड़ा इन्वेस्टर कभी भी तुक्के नहीं मार रहा होता, एक बड़ा इन्वेस्टर रिस्क ले रहा होता है, अपनी इन्वेस्टमेंट का रिस्क ले रहा होता है एक प्रॉफिटेबल आइडिया के ऊपर, एक इनोवेटिव आइडिया के ऊपर, उसकी एक्सपेक्टेशन पर कि आने वाले वक्त में ये आइडिया बड़ा हो जाएगा, ग्रो करेगा और वो उस आइडिया में शुरू से रहना चाहता है। अब दोस्तों बात निकल कर आती है कि ऐसा कौन सा स्टॉक है जिसके अंदर राकेश झुनझुनवाला इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनती रहती हैं और बहुत सारे, अगर आप उसका सबसे बढ़िया सोर्स आपका एनएससी की वेबसाइट रहती है। आप एनएससी की वेबसाइट पर जाकर बड़े आराम से चेक कर सकते हो कि बड़े इन्वेस्टर्स किस तरीके के या कौन से स्टॉक के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट उठाकर चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी इन्वेस्टमेंट जब बड़ी होगी तो वो बड़ी इन्वेस्टमेंट आपका
दिखने लग जाती है एनएसई की वेबसाइट के ऊपर कि कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के अंदर ट्रेड किया गया है, बड़ी इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग कौन हैं और किस स्टॉक के अंदर ये बड़ी इन्वेस्टमेंट आई है। तो दोस्तों ये दो चीजें आपके पास में पॉइंट नंबर 5 है और पॉइंट नंबर 6 है कि कोई बड़ा इन्वेस्टर कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है और उससे कितना वॉल्यूम उसके अंदर उस स्टॉक के अंदर आ रहा है। तो दोस्तों ये हो गया 6 पॉइंट। मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि 6 के 6 पॉइंट आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे और यहाँ तक आपको याद होंगे। मैं आपसे चाहूंगा कि आप इन 6 पॉइंट्स को आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लो क्योंकि आप इसके ऊपर एक समरी बनाने वाले हो। दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि जब कभी भी कोई भी बिजनेस गलत जगह पर फंस जाता है तो उसके रीजंस बहुत बार पॉलिटिकल होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग लेकर चलते हैं कि टाटा नैनो ने को जब अपना प्लांट लगाना था, तो जब टाटा नैनो ने अपना प्लांट लगाना था तमिलनाडु के अंदर, तो टाटा नैनो जब अपना प्लांट तमिलनाडु के अंदर लगाना चाहती थी तब उस कंडीशन में नहीं 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 नहीं, तमिलनाडु के अंदर टाटा नैनो प्लांट नहीं लगाना चाहती थी, वेस्ट बंगाल में। टाटा नैनो जब अपना प्लांट लगाना चाहती थी वेस्ट बंगाल में, तब उसको पॉलिटिकल इश्यूज आ रहे थे तो वो वहां से शिफ्ट होकर चले गए थे गुजरात में। और फिर उसके बाद टाटा नैनो इतनी इंडिया में नहीं बिकी होंगी जितनी वो इंडिया के बाहर जाकर बिकी। तो दोस्तों बेसिकली क्या होता है, कई बार पॉलिटिकल फैक्टर्स भी होते हैं जिनकी वजह से किसी कंपनी का जो बिजनेस होता है वो थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज में आ जाता है और इन्वेस्टर्स उससे अपना पैसा बाहर निकाल लेते हैं। तो इन स्टॉक्स की जो वैल्यू थोड़ा सा डिक्रीज हो जाती है, थोड़ा नीचे पहुंच जाती है और वो स्टॉक कई बार पेनी स्टॉक्स की कैटेगरी में पहुंच जाते हैं। मैं आपसे फिर ये कहूंगा, पेनी स्टॉक की सबकी अपनी डेफिनेशंस हैं और मेरे भाई किसी डेफिनेशन को किसी और तरीके से प्रेजेंट करने से ये कोई गुनाह नहीं हो गया। आपको तो मार्केट के अंदर वैल्यू को इन्वेस्ट करके बढ़ाना है। दोस्तों बेसिकली क्या है, पेनी स्टॉक्स का मैं जो मतलब समझता हूँ, एक ऐसी कंपनी जिसके अंदर स्टॉक करते समय पर लोगों की मेंटालिटी ये होती है कि ये पैसा अगर मेरा खर्च भी हो गया तो मुझे इसका गम नहीं है क्योंकि ये मेरे पास में, मैंने इसको पेनी स्टॉक समझ के इसके अंदर खर्च किया था। 95% लोग अपना पैसा पेनी स्टॉक्स में गंवाते हैं, मैं आपसे फिर ये कहूंगा। और वो 5% कौन उठा पाते हैं जो इन 9 पॉइंट्स को समझ के चलते हैं। मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स भी दिखाने की कोशिश करूंगा, पर मैं चाहूंगा कि पहले आप इसे अच्छे से समझो। तो दोस्तों पेनी स्टॉक्स की कंपनी की मर्जर की कई बार रिपोर्ट आती है। देखो मैंने आपको बताया कि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई कंपनी बहुत अच्छी होती है और किसी वजह से उसके सितारे गर्दिश में चले जाते हैं। तो ऐसे समय पर ये कंपनी के पास कुछ ऐसे इनोवेटिव आइडियाज होते हैं जिनकी वजह से आगे आना चाहती है, लेकिन कई बार फंड्स नहीं होते और कई बार रिसोर्सेज नहीं होते जिससे कि वो उन आइडियाज को इंप्लीमेंट कर सकती हो। तो कंपनी ऐसे समय पर किसी और कंपनी के पास जाती है अपने आइडियाज को लेकर और अपने आइडियाज उनके साथ शेयर करती है कि देखो ये मेरे आइडियाज है, मैं इन आइडियाज को इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ अपने बिजनेस के अंदर, इससे मेरी कंपनी फ्लरिश हो जाएगी और मैं चाहता हूं कि आप चाहो तो हमारी कंपनी को अपनी कंपनी में मर्ज कर लो या आप हमारी कंपनी को एक्वायर कर लो। तो मर्जर और एक्विजिशन की रिपोर्ट्स निकलती हैं एनएसई की वेबसाइट्स के ऊपर। ये रिपोर्ट्स बड़ी हेल्प करती हैं ये सिलेक्ट करने में कि कौन सा वाला पेनी स्टॉक इस समय पर मार्केट में इन्वेस्टर्स की पहली चॉइस बना हुआ है। दोस्तों बड़ी बाइंग एकदम से नहीं आ जाती कि आज आपने किसी चीज को पढ़ा और एकदम से मार्केट में वो स्टॉक उठ जाएगा, आपको मौका नहीं मिलेगा। थोड़ा वक्त लगता है। ये सब बहुत बड़े लेवल पे होते हैं क्योंकि आप ही देखो बहुत सारे इन्वेस्टर्स पेनी स्टॉक्स में फंसे हुए होते हैं। और सबसे पहले क्या होता है कि मतलब अब आप एक ऐसे स्टॉक के बारे में सोचो कि किसी स्टॉक को किसी ने परचेज करा 500 रुपए में, ये सोचकर कि यार ये तो पहले 800 रुपए का स्टॉक हुआ करता था, आज ये 500 रुपए का हो गया तो क्या हो गया, अभी कुछ समय के बाद 800 का हो जाएगा। तो दोस्तों आप खुद समझना मेरी बात को, आने वाले वक्त में वो 450 का हो गया। अब किसी ने इसको 450 का ये सोचकर खरीदा और देखो इसके ऊपर मैंने पूरी एक ना प्रेजेंटेशन बनाई थी, आप जाके मेरी प्रेजेंटेशन पीसी ज्वेलर्स की चेक करो। तो दोस्तों आप देखो कि किसी स्टॉक को किसी ने ये सोच के परचेज करा, यार अभी ये 450 हो गया तो क्या हो गया, 300 रुपए का, मतलब ये वापस ऊपर आ जाएगा, 500 650 का हो जाएगा, वो स्टॉक 300 रुपए का हो जाता है। 300 रुपए का स्टॉक हो जाता है, वो सोचता है 300 रुपए का हो गया तो क्या हो गया, 450 को तो हो ही जाएगा। तो इसमें अलग अलग लेवल पर लोग फंसे पड़े हैं। अब आप समझो कि जिस चीज की वैल्यू पहले 800 थी और नीचे जाकर 400 हो चुकी है, अब बंदे का 400 रुपए का उसमें नुकसान चल रहा है। अगर ये वापस 800 रुपए तक आएगा तो आप सबसे पहले इसके अंदर आगे आने वाले वक्त में अपनी एवरेज करोगे क्वांटिटी को, या फिर आप इससे बाहर निकलना चाहोगे। जहां तक मैं समझता हूँ इन्वेस्टर्स को, तो जो पुअर कंडीशन में फंसे हुए इन्वेस्टर्स होते हैं वो पहले यहाँ से एग्जिट करना चाहते हैं, वो यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, और जो नए इन्वेस्टर्स नीचे से लेकर आए होते हैं वो उनके हाथ में चीज थमा कर जाते हैं। तो दोस्तों मैं जिस तरीके से मार्केट को रीड करके चलता हूं, मैं आपके साथ अपनी हर क्लास के अंदर, अपनी हर प्रेजेंटेशन के अंदर अपनी साइकोलॉजी शेयर करने की कोशिश करता हूं जिससे कि एक कनेक्शन बन सकता हो मेरा और आपका। तो दोस्तों यहाँ पर आपके इसमें कंपनी की पेनी स्टॉक की मर्जर की रिपोर्ट्स को रीड करना बहुत ज्यादा जरूरी पड़ जाता है। दोस्तों इसके अलावा इस बात को आप समझ के चलो, अगर कोई पेनी स्टॉक को खरीद रहा होगा
तो खरीदने से उसके पास में क्या होगा, उसकी डिमांड बढ़ेगी, और अगर उसकी डिमांड बढ़ रही है तो उसका प्राइस की वैल्यू बढ़नी चाहिए। तो उसके प्राइस की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो उसकी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो उसका दिन-दिन का एवरेज है, तो उसके दिन-दिन के एवरेज में भी चेंजेस आएँगे। तो ऐसे स्टॉक्स जो अचानक से अपने एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं, इन स्टॉक्स को अगर रीड किया जाए, इन स्टॉक्स को अगर समझा जाए, तो ये भी पेनी स्टॉक्स के सिलेक्शन में बहुत अच्छी हेल्प करते हैं। तो दोस्तों ये वो 9 पॉइंट हैं जिनको मैं समझकर पेनी स्टॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ। मैंने आपको ये 9 के 9 पॉइंट समझाए हैं। आप ये 9 के 9 पॉइंट्स को अच्छे से समझ सकते हैं। अब दोस्तों कई बार कुछ कंडीशंस होती हैं, कई बार कुछ और कंडीशंस भी होती हैं। अब दोस्तों इस कंडीशन के बाद मैं आपको एक स्ट्रेटजी समझाता हूँ। मेरी स्ट्रेटजी को ध्यान से समझिएगा। देखो दोस्तों, ये स्ट्रेटजी हमें ये बताती है कि सबसे पहली बात कि हमारे को जब कभी भी एंट्री लेनी चाहिए तो हमें किसी बड़े इन्वेस्टर के साथ एंट्री लेनी चाहिए, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर की बड़ी इन्वेस्टमेंट लगी पड़ी है। तो ऐसी कौन सी जगह पे जहां पर प्रोफेशनल ट्रेडर ने अपनी एंट्री ली है, तो हमें मिलेगा बाय का एक सिग्नल और फिर हमें मिलेगी एक छोटी सी कंफर्मेशन। तो हमारे पास सिग्नल के लिए हमारे पास हमारा सेटअप हो सकता है और कंफर्मेशन के लिए हमारा कोई भी सेटअप हो सकता है, वो उसका हर एक का अलग अलग होता है। तो किसी का कुछ और किसी का कुछ हो सकता है। तो सबसे पहले एक एंट्री और एक कंफर्मेशन में हम लोगों ने उसके अंदर एंट्री ले ली। अब दोस्तों अगर आपके पास आप ये देख रहे हो कि लगातार इसके अंदर लोगों की इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, तो और ये अब फेज में आ चुका है, ये उस जगह से बाहर निकल चुका है जो खतरे की घंटी है। एक एग्जांपल की तरह समझा के चलता हूं, अगर किसी के लिए 12 रुपए या 15 रुपए इस स्टॉक की ऐसी कीमत है जहां पर एक बहुत बड़े वॉल्यूम में आपने सेलिंग देखी थी, और अगर वो उस रीजन को क्रॉस करके निकल चुका है, तो अब आप समझो कि जब किसी ने 12 रुपए 15 रुपए पर अगर किसी स्टॉक को बेचा होगा, तो उसे जिसने 12 रुपए 15 रुपए में खरीदा होगा वो उस समय लॉस में होगा। लेकिन जैसे इसकी कीमत 18 रुपए हो जाएगी, अब इसकी प्रॉफिट में आ गया। अब इसको क्या होगा, ये उसके लिए एक स्टॉप लॉस का काम करेगा कि यार कोई बात नहीं, अब मेरी इन्वेस्टमेंट वैल्यू से तो ऊपर निकल गया है। अब अगर ये दोबारा कभी 12 रुपए 15 रुपए आएगा तो मैं यहाँ से अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लूंगा, वरना अगर ये अप्रैली में जा रहा है तो मैं इसके साथ चलता चला जाता हूँ। तो ऐसी जगह पर हमें एवरेज करना होता है। तो ऐसी जगह पर हमने प्राइस को एवरेज कर रहे होते हैं जहां पे हमें लगता है कि सेलिंग स्टॉप हो चुकी है और बायर्स अब अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस टिल कर रहे हैं। दोस्तों तीसरी चीज हमारे पास आती है प्रॉफिट को बुक करना। देखो दोस्तों ये एक आर्ट है। जब कभी आप प्रॉफिट को बुक करते हो तो प्रॉफिट बुक करके लोग क्या करते हैं, लोगों ने प्रॉफिट बुक करके कुछ लोग ये समझते हैं कि यार मेरी इन्वेस्टमेंट तो निकलकर मार्केट से बाहर आ गई है, अब मैं इस इन्वेस्टमेंट को मार्केट से बाहर कर देता हूं। तो दोस्तों मैं कुछ और तरीके से समझता हूं। ऐसी जगह पर मैं दो नई पोजीशंस क्रिएट करता हूं अपनी एक इन्वेस्टमेंट में। मैं बड़ा सटीक सा एग्जांपल देता हूं आपको। देखो आप जब कभी भी क्या कहते हैं शतरंज के अंदर चालें चलते हो, तो जब कभी भी आप अपना एक मोहरा बाहर निकालते हो तो आप हमेशा देख के चलते हो कि आप ये मोहरा बाहर तो निकाल रहे हो, लेकिन आपके इस मोहरे को मारने के लिए अगर कोई आएगा तो आपके पास डिफेंस क्या है। आप अपने इस मोहरे को जोर किसका देके चल रहे हो। दोस्तों इस मोहरे को आप किसी चीज का जोर जरूर देके चलोगे। तो कहते हैं ना, मतलब ये मोहरा मेरा इसकी सपोर्ट में है। तो जैसे कि मैंने अगर अपना हाथी आगे निकाला, तो दोस्तों मैं उस हाथी को अपने ऊंट से सपोर्ट कर रहा हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो मैंने अपना वजीर बाहर निकाला तो मैं उसको एक नहीं दो सपोर्ट देके चलूंगा। मैं उसको अगर एक घोड़े से सपोर्ट दे रहा हूँ तो मैं ऊंट से भी सपोर्ट दूंगा। तो दोस्तों ये वो वजह होती है जिसकी वजह से मैं क्या करता हूँ, मैं अगर किसी एक पेनी स्टॉक में आगे बढ़ रहा होता हूँ तो उसका प्रॉफिट बुक करके मैं उसके साथ में दो प्लेयर्स और खड़े कर देता हूँ कि इन केस अगर किसी वजह से मेरी एक इन्वेस्टमेंट एक सेक्टर की वजह से नीचे जाती है, तो बाकी के ये दो अच्छे स्टॉक्स हैं, ये दो में से कोई एक भी अगर चलेगा तो ये जो मेरा पोर्टफोलियो, ये पोर्टफोलियो मेरा रुका रहेगा या बड़े लॉस में नहीं रहेगा। दोस्तों ये स्ट्रेटजी में प्लान करके चलता हूँ। अब देखो दोस्तों, ये 9 स्टेप्स आपकी समझ में आ चुकी हैं और 9 स्टेप्स को आप नोट भी कर चुके हो और आप स्ट्रेटजी भी सीख चुके हो। अब आपने इसकी समरी बनानी है और कमेंट बॉक्स में लिखनी है। दोस्तों ऐसा हो सकता है कि इस स्ट्रेटजी के बिहाफ पर आप कुछ ऐसी कंडीशंस हो जो आप जिनको फॉलो भी करते हो और कुछ अच्छे स्टॉक्स आपने सिलेक्ट भी कर रखे हो। तो कुछ अच्छे नामों का सजेशन हो सकता है कि आप मेरे को कमेंट बॉक्स में देना चाहो, तो आप मुझे वो भी दे सकते हो। अब दोस्तों मैं आपको अगली चीज पर लेकर आता हूँ। दोस्तों होता ये है कि इस 9 सिलेक्शंस में इन स्ट्रेटजी के बिहाफ पर या मेरे अपने कुछ और जो सेटअप्स हैं उनके बिहाफ पर दोस्तों मैंने कुछ अच्छे पेनी स्टॉक्स छांटे होते हैं। दोस्तों कुछ अच्छे पेनी स्टॉक्स के मैंने पोर्टफोलियो बनाए हुए होते हैं। दोस्तों वो मेरे जो मॉडल पोर्टफोलियोज हैं वो मैंने शेयर कर रखे हैं स्मॉल केस पर। मेरे पोर्टफोलियो में मेरा पोर्टफोलियो gauravsa.smallcase.com के नाम से स्मॉल केस के ऊपर पब्लिश्ड है। आप चाहो तो मेरी वेबसाइट gauravsa.in पर गुल्लक भी देख सकते हो। गुल्लक एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट के अंदर मैं इंट्रोड्यूस कराकर चल रहा हूँ
हूँ पेनी स्टॉक्स के को धीरे-धीरे और पेनी स्टॉक्स के प्रॉफिट बुक करके उनके साथ में सपोर्ट में 2 स्टॉक्स इकट्ठे करके फिर अपनी पोजीशंस को कुछ ऐसे रीबैलेंस करना कि हमारी ये गुल्लक बड़ी होती चली जाए। हर कोई ये चाहता है कि उसका जो स्टार्टअप हो वो आने वाले वक्त में एक बड़ा स्टार्टअप बने। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो दोस्तों, जब आप मेरी वेबसाइट गौरवसर.in पर जाते हो तो मैंने आपको यहाँ गुल्लक का कॉन्सेप्ट भी समझाया और मैंने आपको कुछ अपने इस स्ट्रेटजी के व्यापार पर मैंने कुछ जो स्टॉक सेलेक्ट किए थे, मैंने उन स्टॉक्स में किस तरीके से नेगेटिव रिटर्न भी निकाली हैं और किस जगह पर बहुत अच्छी पॉजिटिव रिटर्न भी निकाली हैं। आप इन्हें जाकर चेक कर सकते हो और ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होती रहती हैं। दोस्तों किसी भी रिटर्न का देखो, मैं आपके साथ हर चीज़ बहुत ईमानदारी से शेयर करके चलता हूँ। दोस्तों किसी रिटर्न का बहुत ज़्यादा होना ये इस बात की गारंटी नहीं देता कि आने वाला वक्त भी बिल्कुल वैसा होगा। कोई स्ट्रेटजी आज काम कर गई तो मार्केट में ऐसा हो सकता है कि कल काम ना करे, लेकिन जो काम करे वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, तो मैं आपको कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट आइडिया शेयर कर सकता हूं। और दोस्तों उसके लिए मेरे को आपके साथ में आपसे एक फीस चार्ज करनी होती है। और दोस्तों इसके साथ मुझे आपका एक आपके पास में जो भी नेसेसरी डिस्क्लेमर्स होते हैं वो मुझे आपसे लेने होते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस गुल्लक के कॉन्सेप्ट को क्लिक करोगे तो यहाँ से आप पहुंच जाओगे सीधे मेरे स्मॉल केसेस पर। यहाँ जाकर अगर आप मेरे पोर्टफोलियोज को देखोगे तो यहाँ पर आपको मेरे को स्विंग ट्रेडिंग के अलग पोर्टफोलियो जिसको मैंने जस्ट अभी भी स्टार्ट किया है। और दोस्तों ये मेरा जो चल रहा है पेनी स्टॉक्स का मिड कैप का लार्ज कैप का जो आइडिया मैंने आपको बताया, तो इसके व्यापार अगर आप जाओगे और जाकर इसको चेक करोगे तो यहाँ आप नीचे जाकर देख सकते हो, मतलब इसकी जो अब इसमें इन्वेस्टमेंट है 7,582 रुपए है। दोस्तों इसको अगर आप कंपेयर करके चलोगे, देखो मिड कैप स्टॉक्स के इंडेक्स के साथ अगर आप कंपेयर करके चलोगे तो यहाँ पर कुछ अपनी रिटर्न्स निकाल कर दिखा रहा है। दोस्तों मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा रिटर्न वेरी करते हैं और मेरी किसी तरीके की कोई इसमें जिम्मेदारी नहीं है। मैं तो अपने पोर्टफोलियो को बेस्ट मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। और दोस्तों मैं आपसे बहुत ही मिनिमम सी कॉस्ट इसके अंदर चार्ज करके चल रहा हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप कम से कम 6 महीने मेरे साथ जरूर जुड़ें। तो जब आप कम से कम, क्योंकि दोस्तों रिटर्न निकाल के दिखाने के लिए मुझे एक रीबैलेंसिंग के लिए मुझे एक आपका वक्त चाहिए होता है। दोस्तों कोशिश तो ये रहती है सब कुछ अच्छे से अच्छा रहे। तो दोस्तों 6 महीने के लिए मैं आपसे जो चीज फीस चार्ज करके चल रहा हूँ, तो अगर आप इसे देखेंगे तो 20 रुपए रोज भी नहीं आती है, मतलब 20 रुपए एक दिन का भी नहीं आती है। और दोस्तों बाकी देखो कुछ लोग आपके इसमें केवल पोर्टफोलियो में अंदर कौन से स्टॉक्स हैं केवल ही नाम जानना चाहते हैं, तो दोस्तों उसके लिए हम लोग मंथ की फीस उनसे चार्ज करके चल रहे हैं। कुछ केवल हमें ट्रायल बेसिस पे रखना चाहते हैं तो उनके लिए 3 मंथ्स की फी के पैकेज भी रखे हैं। और जो हमारे साथ टर्म बाय टर्म जुड़े रहना चाहते हैं उनके लिए हमने 6 मंथ के पैकेज भी रखे हैं। तो आप इसे जाकर चेक कर सकते हो। दोस्तों मेरी प्रेजेंटेशन अगर आपको पसंद आई हो और आपको लगता हो कि ये जो मैंने मेहनत की है ये बहुत ईमानदार प्रयास था, आपको ना केवल समझाने का सिखाने का, आपको टिप प्रोवाइड होने से बचाने का भी, और आपके साथ केवल रिकमेंडेशंस पहुंचाने का, जिनमें आप इन्वेस्ट करो या इन्वेस्ट ना करो ये आपकी मर्जी होती है। मैं किसी तरीके से आपको किसी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की कोई आपको मैं प्रोवोक नहीं करके चल रहा, मैं आपको कोई सलाह मशवरा देकर नहीं चल रहा कि आप मार्केट में जाओ और अपना पैसा इन्वेस्ट करो। दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड मेरे कुछ डिस्क्लेमर्स भी हैं, मैं चाहूंगा कि एक बार आप मेरे इन डिस्क्लेमर्स को पढ़ लीजिए। दोस्तों जिन पोर्टफोलियोज की मैं आपसे बात कर रहा हूं उनके अंदर मेरी इन्वेस्टमेंट हो भी सकती है, मतलब जिन पोर्टफोलियोज की बात मैं करके चल रहा हूं आपसे, जनरली इसके अंदर ये पोर्टफोलियोज वही हैं जिनके अंदर मेरी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है काफी पीछे से, पर मैं सेबी की सभी पॉलिसीज को फॉलो करके चलता हूँ, जिसके अंदर मैं अगर आपको इन्वेस्टमेंट किसी ऐसी इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहा हूँ और मेरी उसमें इन्वेस्टमेंट की पोजीशन है, तो वो इन्वेस्टमेंट कम से कम 30 दिन पुरानी इन्वेस्टमेंट होगी। और अगर कभी मैं वहां से आपको स्क्वायर ऑफ करने के लिए बोलूंगा तो आपके स्क्वायर ऑफ कराने के बाद, मतलब किसी कंडीशन में अगर स्टॉप लॉस भी मैं लेके चलूंगा, तो दोस्तों आपके स्टॉप लॉस लेने के 5 दिन के बाद जाकर मैं कहीं अपना स्टॉप लॉस लूंगा। मतलब ये कि किसी स्टॉक के अंदर अगर मैं ऑलरेडी पोजीशंस में हूं तो आपके खरीदने की वजह से मेरे उसमें कोई प्रॉफिट आएगा नहीं आएगा या लॉस भी हो सकता है। तो ये आपको कोई रिकमेंडेशन मैं आपको तब दे रहा हूँ जब ऑलरेडी मेरी पोजीशन पीछे से है या उसके अंदर मेरी कोई पोजीशन बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरा अगर कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है तो आप ये समझो मेरी इन्वेस्टमेंट पुरानी है, और अगर मेरा इंटरेस्ट उसमें नहीं है तो मेरा सिर्फ ये इंटरेस्ट है कि आप उसके अंदर अगर इन्वेस्ट अगर करके चलते हो तो आप उस अपॉर्चुनिटी को यूज करो और आप उस अपॉर्चुनिटी के हिसाब से उसके अंदर प्रॉफिट को अर्न करो, क्योंकि मैं आपसे चार्ज करके चल रहा हूँ अपनी रिकमेंडेशन की फीस। तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि एक बार इन डिस्क्लेमर्स को आप पढ़ भी लीजिए, इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। इनकेस अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप का नंबर मेरी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है और मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 7982086671, ये आप देख भी सकते हो। इस वीडियो के लिए थैंक यू सो मच। आने वाले वक्त में अगर आप आगे भी जुड़े रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस नंबर पर व्हाट्सएप करके मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए। थैंक यू सो मच।